अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है IFRS 15 रेवेन्यू रिकग्निशन। तो इसके जो 5 स्टेप मॉडल है, सबसे पहले हम उसे डिस्कस करते हैं। IFRS 15 ने रेवेन्यू की रिकग्निशन के लिए 5 स्टेप प्रोसेस या मॉडल मेंशन किया है। इसके मुताबिक फर्स्ट स्टेप है आपका आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, कि दो पार्टीज के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, क्या वो गुड्स प्रोवाइड करने का है, सर्विसेज प्रोवाइड करने का है, या एक से ज्यादा गुड्स प्रोवाइड करने का, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है, उसे आइडेंटिफाई किया जाए। Second step in this process is to identify the separate performance obligation within a contract. एक अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा आपके पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो वो क्या क्या है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए। The third step is the determination of transaction price. कि ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन की जाए कि इन सब ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट की क्या ट्रांजैक्शन प्राइस है सारे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस की। एंड देन फोर्थ पॉइंट इज allocate the transaction price to the performance obligation in the contract, कि जो भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में है उनसे कितनी ट्रांजैक्शन प्राइस रिलेट करती है, इस चीज की एलोकेशन करना। फोर्थ स्टेप के बाद आपके पास नेक्स्ट है कि फिफ्थ स्टेप रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन और एज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, कि जब आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो उसके मुताबिक आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें। तो यहाँ पे गुड्स के हवाले से आपकी रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात पॉइंट इन टाइम के हवाले से की जाती है, कि जिस टाइम आप अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द गुड्स सेटिस्फाई कर लेते हैं, यू आर एंटाइटल्ड टू रिकॉर्ड रेवेन्यू इन दिस रिकॉर्ड। लेकिन जहां तक सर्विसेज की बात है, सर्विसेज का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए आपने ये कंसिडर करना है कि आपने कितने पीरियड की सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी, उसमें से कितने पीरियड की सर्विसेज अब तक प्रोवाइड की जा चुकी हैं। तो जितने पीरियड की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर चुके हैं, आप उसी पीरियड के हवाले से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दैट इज सेड टू बी योर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी तक जितना पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अपना सेटिस्फाई किया है, यू आर एंटाइटल्ड टू रिकॉर्ड रेवेन्यू फॉर दिस पीरियड ओनली। अब हम इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं कि इस 5 स्टेप मॉडल को कैसे अप्लाई किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जांपल हम इसे कंसीडर कर रहे हैं। एग्जांपल हमारे पास दी गई है कि 1 दिसंबर 2001 को वेड ने रिसीव किया ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर फॉर अ कंप्यूटर एज वेल एज 12 months of technical support. Wade delivered the computer and transferred its legal title to the customer on the same day. The customer paid $420 on 1st December 2001. The computer normally sells for $300 and the technical support for $120. अब हमने इसमें इस एग्जांपल में अप्लाई करना है अपना 5 स्टेप मॉडल फॉर द रेवेन्यू रिकग्निशन। तो रेवेन्यू रिकग्निशन के 5 स्टेप मॉडल के मुताबिक पहला स्टेप हमारा है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे वेड का अपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है गुड्स प्रोवाइड करने का और सर्विसेज प्रोवाइड करने का। सेकंड हमारे पास स्टेप है आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में दो आपके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक कंप्यूटर सप्लाई करना और एक सर्विसेज डिलीवर करना। थर्ड बात है डिटरमिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, जो कि कलेक्टिवली मेंशन है फॉर द कंप्यूटर एज वेल एज फॉर द टेक्निकल सपोर्ट। टोटल अमाउंट जो चार्ज की जा रही है वो 420 है। फोर्थ स्टेप एलोकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारे पास 300 is the transaction price for the computer given in the question, and also the transaction price for the performance obligation of technical support is given as 120. Now the fifth step is recognize revenue when or as a performance obligation is satisfied. तो कंप्यूटर के हवाले से तो हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन उसी डेट को 1 दिसंबर को सेटिस्फाई हो जाता है जिस डेट को हमने अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लिया, कंप्यूटर डिलीवर कर दिया। तो चूंकि हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर लिया है, वी आर एंटाइटल्ड टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर द कंप्यूटर $300। लेकिन जहां तक सर्विसेज की बात है, 1 दिसंबर को हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि अगले 12 महीने की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, और उस 12 महीने में से फ्रॉम 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर हमने अभी सिर्फ 1 मंथ की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो ऐसी सूरत में वी आर एंटाइटल्ड टू रिकॉर्ड रेवेन्यू फॉर दिस 1 month पीरियड ओनली। If $120 is the revenue for the 12-month period, we have to recognize the 1 month period revenue. So 120 divided by 12,
मल्टीप्लाई बाय 1 ये आपके पास रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टेक्निकल सपोर्ट, कि जैसे जैसे हम अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं उसी हिसाब से हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट द एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। मींस के समटाइम हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं एज पैकेज, एक से ज्यादा प्रोडक्ट को कंबाइनली सेल किया जाता है डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो ऐसी सूरत में हमने ये आइडेंटिफाई करना है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम हर प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं, हर प्रोडक्ट की डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, एलोकेटेड प्राइस क्या है। वी नीड टू रिकॉग्नाइज दिस। और इसके लिए आपके पास आईएफएस कह रहा है कि द टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस शुड बी एलोकेटेड टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन प्रोपोर्शन टू स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। कि अगर आप एक पैकेज की सूरत में कुछ गुड्स सेल कर रहे हैं तो उसमें आपने एलोकेशन करनी है कि हर प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू या ट्रांजैक्शन प्राइस रिलेट करती है। तो उसके लिए आपको उन प्रोडक्ट्स की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए। ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस आपके लिए वो प्राइस है कि अगर नॉर्मली इनको हम सेल करते, नॉर्मली हम इनको अगर सिंगल प्रोडक्ट के तौर पे सेल करते तो हम इस प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस चार्ज करते, दैट इज सेड टू बी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। दैट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, आसानी से ऑब्जर्व भी की जा सकती है कि एक प्रोडक्ट हम सिंपली सेल कर रहे हैं 100 की पैकेज की सूरत में, जब हम उसे शामिल कर लेते हैं एक पैकेज में 3-4 प्रोडक्ट्स के पैकेज में, तब उसकी प्राइस क्या होगी वो उसी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की बेस पे हम एस्टिमेट करेंगे। होता है ना कि आपके पास ऑफर की जाती है बाय वन गेट वन फ्री, कि एक गुड्स लेंगे तो एक गुड आपको फ्री में मिलेगी। तो बीइंग अ कस्टमर ये तो आपके लिए फायदे की बात है कि एक चीज खरीदेंगे दूसरी चीज आपको फ्री मिलेगी। लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने ये कंसिडर करना है कि जो दोनों प्रोडक्ट वो दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट के हवाले से वो क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट की जाएगी। तो इसके लिए आपके पास जो अप्रोचेस मेंशन की गई हैं उसमें आपके पास एक तो सिंपल है कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल हो, आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट के लिए क्या स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, सिंपली एक सिंगल प्रोडक्ट के तौर पे से कितने में बेचा जाता है। सेकंड है एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच कहा जाता है कि जहां पे हम ये कंसिडर करें कि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट के लिए कितना पे करने के लिए विलिंग है, कस्टमर हमारी प्रोडक्ट के लिए कितनी अमाउंट पे करने के लिए विलिंग है, इस बेस पे उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस एस्टिमेट की जाए। या फिर ये देखा जाए कि हमारे कंपटीटर अगर इस किस्म की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो उस प्रोडक्ट की क्या कीमत चार्ज कर रहे हैं। यही बात आपके पास इसी स्टडी टेक्स्ट में ब्रिलियंट नाम के क्वेश्चन में मेंशन है कि जहां पे हम कंपटीटर की प्रोडक्ट की प्राइस की बेस पे अपनी प्रोडक्ट की प्राइस की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस एस्टिमेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास अप्रोच आ जाती है एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच या मार्कअप अप्रोच, कि अगर आप वो प्रोडक्ट सेपरेटली सेल नहीं करते, आपके पास उसकी सेपरेट कोई स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है, तो आप ये देखते हैं कि नॉर्मली इस किस्म की प्रोडक्ट कितने प्रॉफिट मार्कअप या मार्जिन पे सेल की जाती है, या आपकी बिजनेस की क्या रूटीन है, आप अपने बिजनेस में कितने % मार्कअप या मार्जिन चार्ज करते हैं। उसी बेसिस पे आप उस सिंगल प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू भी स्टैंड अलोन प्राइस भी डिटरमाइन कर लेंगे। एंड लास्ट है रेजिडुअल अप्रोच, कि रेजिडुअल अप्रोच भी एक मेथड है जिसके अकॉर्डिंग हम ये कंसिडर करते हैं कि बाकी जो प्राइस बच जाएगी, ये 3 प्रोडक्ट की तो प्राइस 100 रुपया है, बाकी जो प्राइस बच गई है वो अब चौथी प्रोडक्ट वो एलोकेट कर दी जाती है एज अ मेथड ऑफ रेजिडुअल अप्रोच। बट रेजिडुअल अप्रोच का मेथड आपका हर किस्म के सर्कमस्टांसेस में अप्रोप्रिएट नहीं कंसिडर किया जाता। एक एग्जांपल है आपके पास कि श्रेड कंपनी सेल कर रही है मशीन और 1 ईयर फ्री टेक्निकल सपोर्ट फॉर 1 लाख, यानी दो चीजें एक पैकेज में, वो दो चीजें दे रहे हैं, एक मशीन और एक टेक्निकल सपोर्ट। कितने की? $1 लाख की। It usually sell the machine for $95,000 but does not sell the technical support for this machine as a stand-alone product. अब आपके पास मशीन की स्टैंड अलोन प्राइस गिवन है 95,000, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट को सेपरेटली सेल नहीं किया जाता। Other support services offered by Shred company attract a markup of 50%. बाकी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये कंपनी
उस पर वो 50% मार्कअप ऐड करते हैं। यानी अगर हमें ये पता चल जाए कि टेक्निकल सपोर्ट की कॉस्ट क्या है तो हम उस पर 50% मार्कअप ऐड कर देंगे और हमारे पास उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस एस्टिमेट की जा सकती है। तो अगली बात इन्होंने यही कही है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द टेक्निकल सपोर्ट विल कॉस्ट एट $20,000। तो अब हमें टेक्निकल सपोर्ट की कॉस्ट पता है, हम उसमें मार्कअप ऐड कर लेंगे और मार्कअप ऐड करने से हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट की भी सेलिंग प्राइस, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ शुड द ट्रांजैक्शन प्राइस बी एलोकेटेड बिटवीन द मशीन एंड द टेक्निकल सपोर्ट? तो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई हियर कि आपके पास मशीन की और टेक्निकल सपोर्ट की क्या सेलिंग प्राइस, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या है। तो मैं दो मेथड से आपको बताता हूँ, एक डिटेल से और एक शॉर्टकट। फर्स्ट हम बात करते हैं अबाउट डिटेल की कि स्टैंड अलोन प्राइस मशीन की $95,000 है, जबकि स्टैंड अलोन प्राइस हम टेक्निकल सपोर्ट की एस्टिमेट कर रहे हैं कॉस्ट प्लस मार्कअप की बेसिस पे। कॉस्ट है उसकी 20,000 और मार्कअप है 50% ऑफ कॉस्ट। तो ये आपके पास स्टैंड अलोन प्राइस टेक्निकल सपोर्ट की भी आ जाएगी 30,000। नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि सम ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या है। तो सम यानी दोनों मशीन और टेक्निकल सपोर्ट की जो स्टैंड अलोन प्राइस है उनका सम क्या है। दैट इज गिवन एज 95,000 प्लस 30,000, 1,25,000। और अब हम ये देखेंगे कि हम क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं। क्वेश्चन में उन्होंने फर्स्ट लाइन में मेंशन किया हुआ है कि स्ट्रेट कंपनी सेल्स अ मशीन एंड 1 ईयर फ्री टेक्निकल सपोर्ट फॉर 1 लाख। 1 लाख की वो कीमत में दोनों सर्विसेज और मशीन प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी एक नॉर्मल वे में अगर हम उन्हें सेल करते सेपरेटली तो शायद हम 1,25,000 अर्न करते। एक पैकेज की सूरत में हम ये सेल कर रहे हैं तो हम 1 लाख की प्राइस चार्ज कर रहे हैं। इट मीन्स हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 1,25,000 माइनस 1,25,000। नाउ वी विल कंसिडर कि इस डिस्काउंट की परसेंटेज क्या है। डिस्काउंट की परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए अमाउंट ऑफ डिस्काउंट को सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट आया है 25,000। 25,000 के डिस्काउंट को हम डिवाइड करेंगे सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस जो कि 1,25,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास ये आ जाता है 20%। इट मीन्स कि हम प्रोडक्ट पे 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। और अगर हम 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हम प्रोडक्ट की 80% कीमत चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम प्रोडक्ट की 80% कीमत चार्ज कर रहे हैं। तो इस हवाले से डिस्काउंटेड प्राइस मशीन की या एलोकेटेड प्राइस मशीन की अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो मशीन की नॉर्मल प्राइस 95,000 को मल्टीप्लाई कर दें 80% से तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है 76,000 के जो हम इस पैकेज की सूरत में मशीन की प्राइस चार्ज कर रहे हैं। इसी तरह टेक्निकल सपोर्ट की डिस्काउंटेड या एलोकेटेड प्राइस 30,000 उसकी नॉर्मल स्टैंड अलोन प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 80% ये आ जाती है 24,000 और हेंस 76 प्लस 24 ये टोटल आपके पास 1 लाख की अमाउंट आ जाती है कि जो हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं। अब इसी बात को कैलकुलेट करने का सिंपल वे ये है कि अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ मशीन कैलकुलेट करनी है, व्हाट यू नीड टू डू, नॉर्मल प्राइस ऑफ मशीन डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइसेस, या कह लें कि स्टैंड अलोन प्राइस मशीन की थी 95,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस जो कि है 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख जो प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं। अगर हम इस फार्मूला के मुताबिक फाइंड आउट करें डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 76,000 इज द अमाउंट चार्ज फॉर द मशीन। हेंस इस वे में ट्रांजैक्शन की एलोकेशन प्राइस जो है वो एलोकेट की जा सकती है। नेक्स्ट इसी जैसी एक एग्जांपल जो आपके कैप 5 के स्टडी टेक्स्ट में मेंशन है, इसके मुताबिक आपके पास प्रोडक्ट एपीसी की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मेंशन की गई और वो किस वे में ड्राइव की है वो आगे से मेंशन है। बट हमारा कंसर्न है कि हमारे पास क्वेश्चन में स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मेंशन है एंड व्हिच इज गिवन एज प्रोडक्ट ए 50, प्रोडक्ट बी 25 एंड प्रोडक्ट सी 75। टोटल इनका बन जाता है 150। अब इससे आगे मेंशन कर रहे हैं कि द कस्टमर रिसीव अ डिस्काउंट फॉर परचेजिंग द बंडल ऑफ गुड्स बिकॉज
the sum of stand-alone selling price 150 exceed the promised consideration 100 कि आपके पास जो सम ऑफ सेलिंग प्राइस है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, वो 150 है और आप कस्टमर से जो प्रॉमिस कंसिडरेशन ले रहे हैं वो 50 है। इस तरह आप कस्टमर को 50 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास क्योंकि स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस गिवन है, विद द हेल्प ऑफ दिस हम शॉर्टकट फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस पैकेज में ये 3 प्रोडक्ट का पैकेज है, हम हर प्रोडक्ट के लिए क्या डिस्काउंटेड प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ये प्राइस की एलोकेशन क्या की जा रही है। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है अबाउट प्रोडक्ट ए 50 प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए डिवाइडेड बाय 150 सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 जो पैकेज की सूरत में हम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। हेंस वी कैन गेट द डिस्काउंटेड प्राइस फॉर प्रोडक्ट ए 50 अगेन 50 है आपके पास प्रोडक्ट ए की प्राइस डिवाइडेड बाय 150 सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 वो प्राइस जो आप चार्ज कर रहे हैं। तो इस तरह आपके पास 33 प्रोडक्ट ए की प्राइस आ जाती है। इन द सेम वे प्रोडक्ट बी के हवाले से 25 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100 और प्रोडक्ट सी के हवाले से 75 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह हमने तीनों प्रोडक्ट से एसोसिएटेड एलोकेटेड कॉस्ट या प्राइसेस जो आइडेंटिफाई करनी जिनका सम 100 आ जाता है। अब हमारे पास डिस्काउंटेड वैल्यूज के हवाले से एक और एग्जांपल मेंशन है जहां पे अगेन हम 3 प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट ए की प्राइस आपके पास 40 मेंशन है, प्रोडक्ट बी की 55 और प्रोडक्ट सी की 45। इस तरह इनका सम बन जाता है आपके पास 140। इन एडिशन द एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट बी एंड सी टुगेदर फॉर 60। प्रोडक्ट बी और सी रेगुलरली भी 60 की प्राइस पे सेल की जाती है। अगर आप देखें प्रोडक्ट बी और सी की टोटल वैल्यू 100 बनती है, आप उसे 60 का सेल कर रहे हैं। इसका मतलब है बी और सी को जब हम एक पैकेज की सूरत में सेल करते हैं वहां पे भी हम 40 रुपीज डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम अब कंसिडर करते हैं कि कितना डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। द एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल प्रोडक्ट ए बी सी इन एक्सचेंज फॉर 100। मतलब आप तीनों प्रोडक्ट्स 100 की सेल कर रहे हैं। अगर आप तीनों प्रोडक्ट 100 की सेल कर रहे हैं तो 140 उनकी सम ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है। आप अगर 100 चार्ज कर रहे हैं तो आप 40 का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, जबकि ये सेम वही डिस्काउंट है कि जो प्रोडक्ट बी और सी को एज पैकेज सेल करने की सूरत में दिया जाता है। इसका मतलब है आप प्रोडक्ट ए डिस्काउंट पे सेल नहीं कर रहे। प्रोडक्ट बी और सी 60 की सेल होती है, प्रोडक्ट ए की कीमत 40, 60 प्लस 40 आपके पास 100 अमाउंट आ जाती है जो आप इन तीनों प्रोडक्ट के लिए कंबाइनली चार्ज कर रहे हैं। विच मीन्स कि आपके पास प्रोडक्ट ए को बिल्कुल भी डिस्काउंट पे सेल नहीं किया जा रहा। तो ऐसी सूरत में हमने सिर्फ डिस्काउंट की एलोकेशन प्रोडक्ट बी और सी में करनी है। प्रोडक्ट बी और सी की सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस 100 और इनकी स्टैंड अलोन प्राइस इंडिविजुअली 55 और 45 को कंसिडर किया जाएगा। प्रोडक्ट बी 55 स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी डिवाइडेड बाय 100 स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सी 55 प्लस 45 मल्टीप्लाई बाय 100 कि जो आप मल्टीप्लाई बाय 60 जो आप प्राइस प्रोडक्ट बी और सी के लिए कंबाइनली चार्ज करते हैं। हेंस यू कैन गेट कि आप जो है प्रोडक्ट बी को 33 की एलोकेटेड प्राइस पे सेल कर रहे हैं, जबकि इसी तरह प्रोडक्ट सी के हवाले से अगर आप एलोकेशन करें तो इट कम्स एज 27। 45 the stand alone selling price of product C divided by 100 the sum of stand alone selling price of product B and C multiplied by 60 जो B और C के लिए कंबाइनली अमाउंट चार्ज की जा रही है। अब हम कंसिडर करते हैं अबाउट द रेजिडल अप्रोच। क्वेश्चन वही है, सर्कमस्टांसेस वही हैं, प्रोडक्ट ए बी सी कंबाइनली 100 की सेल की जा रही है। अब हम उसमें प्रोडक्ट डी की इंक्लूड कर रहे हैं, प्रोडक्ट बी को भी शामिल कर रहे हैं और अब हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं 130। मेंशन है द एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल प्रोडक्ट ABC as described in case A. The contract also include a promise to supply to transfer product D and the total consideration in the contract is 130.
अब आप जब डी प्रोडक्ट भी जो है सप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप जो टोटल प्राइस चारों प्रोडक्ट की चार्ज कर रहे हैं वो 130 है। तो 100 तो आपके पास एबीसी तीनों की प्राइस है, 30 रुपीज जो रेजिडल अप्रोच के तहत है वो आप डी की प्राइस, स्टैंड अलोन प्राइस एस्टिमेट कर लेते हैं। तो ये आपके पास जो बाकी की बच की प्राइस को हमने डी को एलोकेट किया, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद रेजिडल अप्रोच। तो हमारे पास क्वेश्चन में मजीद कुछ चीजें बता रहे हैं। द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस फॉर प्रोडक्ट डी इज हाईली वेरिएबल। होता है ना कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस की सेल की जाती है, तो वैसे ही बता रहे हैं कि स्टैंड अलोन जो सेलिंग प्राइस डी की है वो हाईली वेरिएबल है, बिकॉज द एंटिटी सेल्स प्रोडक्ट डी टू डिफरेंट कस्टमर फॉर ब्रॉड रेंज ऑफ अमाउंट। आप मुख्तलिफ कस्टमर्स को सेल करते हैं और रेंज क्या है 15 to 45, यानी कम से कम हम प्रोडक्ट डी 15 की सेल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 45 की। अब हम अपनी रेजिडल अप्रोच को देखते हैं, कंसिडर करते हैं, उसकी अप्रोप्रिएटनेस कंसिडर करते हैं। हम जब अपनी रेजिडल अप्रोच के तहत प्रोडक्ट डी की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस एस्टिमेट कर रहे हैं, तो वो हम 30 एस्टिमेट कर रहे हैं। कैसे कि पहले हम एबीसी के लिए 100 कर रहे थे, जब प्रोडक्ट डी शामिल हुई तो प्राइस होगी 130, तो ये जो बाकी की बच की प्राइस है 30, ये हम प्रोडक्ट डी के लिए चार्ज कर रहे हैं। ये इन अकॉर्डेंस विद रेजिडल अप्रोच है। 40 + 60, आपके पास 40 चार्ज की जा रही है ए के लिए, 60 बी और सी के लिए, और प्रोडक्ट डी के लिए आप 30 चार्ज कर रहे हैं रेजिडल अप्रोच के मुताबिक। और ये आपके पास अप्रोप्रिएट भी है। कैसे अप्रोप्रिएट है कि उन्होंने मेंशन किया है कि प्रोडक्ट डी डिफरेंट कस्टमर को बेची जाती है और उसकी प्राइस रेंज 15 से 45 है, यानी कम से कम 15 है और ज्यादा ज्यादा 45 है। तो ये जो 30 रुपीज की अमाउंट है ये इन्हीं दोनों रेंजेस के दरमियान आती है, 15 और 45 के। इट मींस कि अप्रोप्रिएट है, आप डी की वैल्यू 30 स्टैंड अलोन प्राइस एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी अप्रोप्रिएटनेस कुछ सर्कमस्टांसेस में डाउटफुल भी हो जाती है। वो कैसे कि आपके पास यही सारे सर्कमस्टांसेस कंसिडर करें और आप ये देखें कि आप एबीसी के लिए 100 चार्ज कर रहे थे, लेकिन जब आपने डी प्रोडक्ट को शामिल किया तो यू आर चार्जिंग 105 फॉर ऑल दीज 4 प्रोडक्ट्स। इन चारों प्रोडक्ट के लिए आप 105 रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो अगर इसका मतलब है हम रेजिडल अप्रोच अगर अप्लाई करें तो हम सिर्फ प्रोडक्ट डी के लिए 5 रुपए चार्ज कर रहे हैं, जबकि प्रोडक्ट डी की कम से कम कीमत भी उन्होंने 15 मेंशन की है। इसका मतलब है रेजिडल अप्रोच के मुताबिक जो हम डी की स्टैंड अलोन प्राइस एस्टिमेट कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो गलत है, वो 15 से 45 के दरमियान नहीं आती। तो इस तरह कुछ सर्कमस्टांसेस में रेजिडल अप्रोच का आंसर इनअप्रोप्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चन जो कि पास्ट पेपर में आया था ऑटम 17 में, प्लूटो लिमिटेड। इस क्वेश्चन की कुछ रिक्वायरमेंट स्टडी टेक्स्ट में मिसिंग है, इसके हम क्वेश्चन पेपर से देख रहे हैं। पार्ट बी, प्लूटो लिमिटेड सेल्स इंडस्ट्रियल केमिकल एट फॉलोइंग स्टैंड अलोन प्राइसेस, C1 for 1 lakh per carton, C2 for 90,000 per carton, and C3 for 1,10,000 per carton. PL regularly sells a carton each of C2 and C3 together for 1,70,000। यानी आपके पास पिछले क्वेश्चन की तरह C2 और C3 को रेगुलरली सेल किया जाता है एक पैकेज की सूरत में 1,70,000 का। अब आपसे रिक्वायर कर रहे हैं कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट इन केस PL offers to sell 1 carton of each product for total price of 260। यानी आप हर कार्टन के लिए 260 चार्ज कर रहे हैं जब आप तीनों प्रोडक्ट को कंबाइनली सेल कर रहे हैं। तो ये बात आपके पास, ये जो लास्ट लाइन है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे मिसिंग थी कि आपके पास तीनों प्रोडक्ट को कंबाइनली 2,60,000 का सेल किया जा रहा है। तो क्वेश्चन है प्लूटो लिमिटेड का कि जिसमें C1 1 लाख, C2 90,000 और C3 1,10,000 की सेल की जा रही है। PL रेगुलरली सेल करता है कार्टन ईच ऑफ C2 एंड C3 फॉर 170। यानी अगर हम C2 और C3 की कीमत देखें 90 और 110 तो वो 2 लाख बनती है। हम 170 का सेल कर रहे हैं तो डिस्काउंट पे सेल किया जा रहा है। तो ये डिस्काउंट पे हम सेल कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वो डिस्काउंट की एलोकेशन भी की जाएगी पहले C2 और C3 में, जस्ट लाइक हमने पिछले क्वेश्चन में B और C की थी। फिर हमारे पास फर्स्ट डिस्काउंट एलोकेशन सिर्फ C2 और C3 के हवाले से हो रहा है। 90 + 110 इसकी प्राइस बन जाती है 2 लाख। 90 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 30,000, यहाँ पे डिस्काउंट को एलोकेट कर रहे हैं कि डिस्काउंट कितना।
इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ प्राइस वो डिस्काउंट को एलोकेट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो सिंपली आप जैसे हम प्रीवियस मेथड में करते रहे हैं, 90,000 is the price of C2 divided 2 lakh sum of standalone price of C2 and C3 मल्टीप्लाई बाय दोनों के लिए कंबाइन जो अमाउंट चार्ज की जा रही है 1,70,000, तो ये आपके पास 76,500 आ जाती है। फिर उसके बाद आपने सी के हवाले से इसी तरह एलोकेशन की, 1,10,000 प्राइस है C3 की डिवाइडेड बाय 2 लाख सम ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ C2 एंड C3 मल्टीप्लाई बाय जो C2 और C3 के लिए कंबाइन प्राइस चार्ज की जा रही है 1,70,000, तो इस तरह आपके पास 93,500 की एलोकेशन आ गई। अब हमारे पास इन्हीं दोनों प्रोडक्ट की वैल्यूज में यानी 93,500 प्लस 76,500 में जब ऐड करें प्रोडक्ट ए या C1 को तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1 लाख और सम हो जाता है 270। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम तीनों प्रोडक्ट्स को कितने का सेल कर रहे हैं, 260 का सेल कर रहे हैं। लास्ट टाइम में मेंशन, तो हम 260 का सेल कर रहे हैं तो अगेन हमें डिस्काउंट की एलोकेशन करनी है। दिस टाइम हमने डिस्काउंट अलोकेट करना है इस कॉलम में दी गई अमाउंट्स की बेस पे 1,76,500 एंड 93,500। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास C1 की स्टैंड अलोन प्राइस क्या है, दैट इज गिवन एज 1 लाख, और तीनों प्रोडक्ट की स्टैंड अलोन प्राइस फर्स्ट डिस्काउंट के बाद क्या आ रही है, दैट इज 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय जो प्राइस चार्ज की जा रही है दैट इज 2,60,000, तो आपके पास प्राइस आ जाएगी 96,296 चार्ज फॉर C1। सेम इसी तरह C2 और C3 के लिए 76,500 डिवाइडेड बाय 2,70,000 सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ ऑल थ्री प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई बाय 2,60,000 जो अमाउंट चार्ज की जा रही है कंबाइनली तीनों प्रोडक्ट के लिए, तो ये आ गई 73,667। एंड सेम इसी तरह प्रोडक्ट सी के लिए जो उनकी फर्स्ट डिस्काउंट के बाद वैल्यू थी डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, वो भी फर्स्ट डिस्काउंट के बाद मल्टीप्लाई बाय 260,000, ये आपके पास आ जाएगी 90,037। इस तरह आपने एलोकेशन कर ली सेकेंडली भी जब तीनों प्रोडक्ट को कंबाइनली सेल किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, गैलेक्सी टेलीकम्युनिकेशन। 1 अक्टूबर 17 को गैलेक्सी टेलीकम्युनिकेशन enter into a contract with a bank for supplying 20 smartphones to the bank staff with unlimited use of mobile network for 1 year. The contract price per smartphone is rupees 34,650 and the price is payable in full within 10 days from the date of contract. यानी आप जो दोनों सर्विसेज के लिए भी और स्मार्टफोन के लिए भी कंबाइंड प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो 34,650 है। अगली बात आपके पास कह रहे हैं द एंटायर अमाउंट रिसीव एज पर कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रेडिटेड बाय जीटी टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर। जब आपने अमाउंट रिसीव की थी आपको रेवेन्यू कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइज करना चाहिए था, क्योंकि गुड्स की डिलीवरी के हवाले से हम रेवेन्यू फौरन से रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट यहाँ पे मिस्टेक होगी कि हमने सारे की सारी अमाउंट एडवांस फ्रॉम कस्टमर लायबिलिटी के नाम से रिकॉग्नाइज कर ली। इफ सोल्ड सेपरेटली जीटी चार्जेस रुपीज 18,000 फॉर स्मार्टफोन and a monthly fee of 1,800 for unlimited use of mobile network। तो आपके पास स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट की भी और सर्विस की भी दी हुई है। तो अब हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास क्या इस सिलसिले में अप्रोच यूज की जा सकती है। We know that the stand alone price of mobile phone is 18,000। तो स्टैंड अलोन प्राइस नेटवर्क की 1,800 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगी 21,600। सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस आपके पास आ जाती है 39,600, बट द कंपनी इज चार्जिंग 34,650। तो यहाँ पे भी आप डिस्काउंटेड प्राइस फोन और नेटवर्क सर्विसेज की कैलकुलेट कर सकते हैं। 18,000 डिवाइडेड बाय 39,600 मल्टीप्लाई बाय 34,650, ये आ जाएगी आपके पास डिस्काउंटेड प्राइस मोबाइल फोन की। और नेटवर्क सर्विसेज के लिए 21,600 जो कि वैल्यू बनती है स्टैंड अलोन प्राइस नेटवर्क सर्विसेज की, divided by 39,600 sum of standalone prices multiplied by 34,650 जो डिस्काउंटेड प्राइस चार्ज की जा रही है। अब आपके पास क्वेश्चन के मुताबिक 1 नवंबर को फोन डिलीवर हो गए। क्वेश्चन के मुताबिक स्मार्टफोन्स वर डिलीवर्ड ऑन 1 नवंबर। तो फोन्स को डिलीवर करना तो आपके पास पॉइंट इन टाइम की बात है,
जैसे ही आपने डिलीवर किए आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए फोन के हवाले से। अगर एक फोन की डिस्काउंटेड प्राइस 15,750 है तो यू मस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू फॉर 20 फोन एज 3,15,000। प्लस नेटवर्क सर्विसेज की अगर बात की जाए तो हमने 1 नवंबर को फोन खरीदे, तो फोन खरीदने से पहले तो वो नेटवर्क सर्विसेज नहीं यूज कर लेंगे, तो इसलिए नेटवर्क सर्विसेज फॉर दिस ईयर एंडेड 31 दिसंबर, अब सपोज कर रहे हैं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, तो 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2 महीने की नेटवर्क सर्विसेज के हवाले से आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक 2 महीने हुए हैं कि आपने सर्विसेज नेटवर्क की प्रोवाइड की है। So you are entitled to record revenue for the 2-month period only. So 18,900 is the value of price, discounted price of network services for the whole year. तो आपके पास 2 months की क्या प्राइस आएगी, वो आ जाती है 3,150. 18,900 multiplied by 2 divided by 12. ये 2 महीने की नेटवर्क सर्विसेज की डिस्काउंटेड प्राइस आ जाती है। बट आपने 20 फोन पे ये सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो 20 फोन के हवाले से ये 63,000 का रेवेन्यू आप 31 दिसंबर तक रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यानी आपने जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर सारी की सारी अमाउंट लिखी थी, उसमें से ये 315,000 की अमाउंट और 63,000 की अमाउंट एज रेवेन्यू रिकॉर्ड की जा सकती है। तो आप इसको रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री पास करेंगे। एडवांस फ्रॉम कस्टमर की जो लायबिलिटी सारी की सारी आपने रिकॉर्ड कर ली है, उसे 3,78,000 से रिड्यूस कर देंगे। व्हाट इज 3,78,000? सम ऑफ 315 प्लस 63,000। ये आपके पास 3,78,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इतनी अमाउंट से जो लायबिलिटी बाय मिस्टेक आपने रिकॉर्ड की थी, एज पर मेंशन इन द क्वेश्चन, that is the entire amount received as per contract was credited by GT to advance from customer account. आपने क्रेडिट कर दिया उसे लायबिलिटी के तौर पे। तो अब आप वो लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं 378 से और रेवेन्यू को 378 से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ब्रिलियंट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स के क्वेश्चन की, कि जहां पे आपके पास फर्स्ट टाइम मार्केट असेसमेंट अप्रोच के हवाले से भी स्टैंड अलोन प्राइस डिटरमाइन की जा रही है। क्वेश्चन के मुताबिक एक कंपनी कंट्री वाइड नेटवर्क को, प्राउड लर्नर के कंट्री वाइड नेटवर्क को 3 चीजें प्रोवाइड कर रही है: 15 कार्ड प्रिंटिंग मशीन्स, 8 लेमिनेटर्स और 1 लाख प्लास्टिक कार्ड्स। और इन तीनों की कंबाइंड प्राइस जो चार्ज की जा रही है लमसम प्राइस को 9.2 मिलियन। अब आपके पास फर्दर डाटा जो गिवन है उसके मुताबिक कार्ड प्रिंटिंग मशीन कंबाइनली लेमिनेटर के साथ सेल की जाती हैं 8 लाख रुपीस की, जबकि इनकी कॉस्ट 4 लाख एंड 2 लाख मेंशन की गई है। जबकि प्लास्टिक कार्ड की स्टैंड अलोन प्राइस 12 रुपीस इजीली एक्सेसिबल है, मेंशन है, सेपरेटली मेंशन है। आगे बता रहे हैं BL डज नॉट सेल प्रिंटिंग मशीन विदाउट लेमिनेटर, लेमिनेटर के बगैर नहीं वो बेचते, वो कंबाइन ही बेचते हैं। However, in order to get this order, BL went against its policy. There is another supplier of imported card printing machine of almost similar specification, and the supplier sells the machine for 7,50,000 rupees. कि आपके पास इसी जैसी मशीन एक सप्लायर बेच रहा है 7,50,000। In most recent customer survey, printing machine of BL has been given 7 out of 10 point as against 9 out of 10 given to competitors imported machine. ये BL की मशीन को 7 out of 10 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, जबकि जो कंपटीटर है उसकी मशीन को 9 out of 10 पॉइंट दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कंपटीटर की प्राइस की बेस पे अपनी कंपनी की प्राइस की मशीन की प्राइस का एस्टिमेशन करें। वो ऐसे कि आपके पास अगर कंपटीटर 7,50,000 चार्ज कर रहा है और उसकी मशीन को 9 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो विच मीन्स कि एक पॉइंट की क्या वैल्यू होगी 83,333, और हमारी कंपनी की है 7 पॉइंट्स, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी मशीन की एक सिंगल मशीन की प्राइस आ जाएगी, स्टैंड अलोन प्राइस आ जाएगी 583,333, राइट। और चूंकि हम 15 मशीन सेल कर रहे हैं तो 15 मशीन की प्राइस आ जाएगी आपके पास 87,50,000। ये स्टैंड अलोन प्राइस आ जाएगी आपके पास 15 मशीन की 87,50,000। कैसे हमने एस्टिमेट की? कंपटीटर की प्राइस ऑफ मशीन की बेस पे, इस बेस पे कि कंपटीटर को क्या पॉइंट्स ग्रेडिंग मिल रही है
हमारी मशीन को क्या ग्रेडिंग मिल रही है, हमने ये देखा कि अगर 7,50,000 की मशीन को ग्रेडिंग मिल रही है 9 की, तो 7 ग्रेडिंग की मशीन की, 7 पॉइंट्स की मशीन की क्या वैल्यू होगी। डिटरमाइन करने के बाद उसे 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 87,50,000 स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मशीन की आ गई। अब अगर आप देखें तो लेमिनेटर जो है वो आपके पास उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस नहीं गिवन, बट हम एस्टिमेट कर सकते हैं। कैसे कि हम लेमिनेटर और मशीन दोनों को कंबाइनली 6 लाख का सेल 6 लाख की कॉस्ट का 8 लाख का सेल कर रहे हैं। 6 लाख की कॉस्ट की ये कंबाइन चीजें 8 लाख में सेल की जा रही हैं, यानी आप कितना जो है इस पे जो है मार्कअप चार्ज कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, 2 लाख का। 2 लाख को अगर आप डिवाइड कर दें कॉस्ट से यानी 6 लाख से, तो आपके पास मार्कअप परसेंटेज आ जाती है 33.33। 6 लाख की चीजें थी ना, कार्ड प्रिंटिंग मशीन और लेमिनेटर कंबाइनली 4 लाख कॉस्ट थी कार्ड प्रिंटिंग मशीन की, 2 लाख लेमिनेटर की, तो ये होगी 6 लाख। आप 6 लाख की चीज अगर 8 लाख की बेच रहे हैं तो 2 लाख के प्रॉफिट पे चीजें सेल की जा रही हैं। और अगर 2 लाख के प्रॉफिट पे सेल की जा रही है और आप 2 लाख को डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट यानी 6 लाख से, तो आपके पास मार्कअप की परसेंटेज आ जाती है 33.33। तो अब यही आप परसेंटेज अप्लाई कर लेते हैं लेमिनेटर के लिए, तो 2 लाख की आपके पास कॉस्ट है लेमिनेटर की, 2 लाख का 33%, क्योंकि 33.33% आया, रिकरिंग फिगर है, तो ये आपके पास आ जाती है 66,666। 2 लाख में ऐड कर दें, एक लेमिनेटर की कॉस्ट आ जाती है 2,66,666, और चूंकि 8 लेमिनेटर सेल के जा रहे हैं, ये आ जाएगी प्राइस 21,33,333। तो ये हमारे पास 8 लेमिनेटर की कॉस्ट आ जाती है। यहाँ पे ये चीज कंसिडर कर लें कि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, कि बुक में तो उन्होंने वैल्यू मेंशन की है, उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, 33.33% नहीं की, 33% दी है। दैट इज वाई राउंड ऑफ होके फिगर उनकी 66,000, एक लेमिनेटर की 266 और 8 लेमिनेटर की 21,28,000 आई है। तो हमने राउंड ऑफ नहीं किया, आपके पास जो परसेंटेज आई थी प्रॉफिट की, अगेन 2 लाख आपके पास प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, 6 लाख की कॉस्ट की बेसिस पे 3% रिकरिंग फिगर आ रही है। जैसे मैंने 2 डेसिमल के बाद राउंड ऑफ नहीं किया, इस वजह से रिकरिंग फिगर को लेके सॉल्व आउट किया। तो ये वैल्यू आ जाती है 21,33,000, जबकि प्लास्टिक कार्ड 1 लाख है, 12 रुपीज उसकी स्टैंड अलोन प्राइस डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है, वो आगे 12 लाख। इस तरह कंबाइन प्राइस स्टैंड अलोन प्राइस का सम आपके पास बन जाता है 12,083,333। अब आपको मशीन की अगर फाइंड आउट करनी है डिस्काउंटेड या एलोकेटेड प्राइस, तो मशीन की प्राइस डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस मल्टीप्लाई बाय 92 लाख, 9.2 मिलियन शुरू में उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि आप लम सम तीनों प्रोडक्ट के लिए चार्ज कर रहे हैं। A lump sum price of 9.2 million for the total contract has been agreed. तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया एंड गेट द प्राइस कि हमारे पास मशीन की क्या डिस्काउंटेड या एलोकेटेड प्राइस आ रही है। तो दिस इज अबाउट कि हमारे पास एलोकेशन ट्रांजैक्शन प्राइस की कैसे की जा रही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके एलोकेशन और ट्रांजैक्शन प्राइस के ही मेंशन है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो इसके बाद हम नेक्स्ट में लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द फाइनेंसिंग कंपोनेंट्स को, कि बिजनेस में जहाँ पे फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाता है, लेट आपने पेमेंट रिसीव करनी है, आज आप गुड सेल कर रहे हैं, 3 साल बाद आपको पेमेंट मिलनी है, तो ऐसी सूरत में रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए क्या आपके पास वे आउट है, किस अमाउंट को रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज को कैसे कंसिडर किया जाएगा।